लेम्प्रूज कबीले का ये घर, जिसके अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के पास में मैजिकल पावर्स है, लेकिन इस घर का तीसरा बेटा जिसके पास में कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, और शायद इसी वजह से इस कबीले के सारे लोग उसे एकदम यूजलेस समझते हैं। पर आगे जाकर शेखा ने खुद के दम से ही जादू सीखना शुरू कर दिया और आखिर में वो इस कबीले का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगर बन गया। आगे क्या हुआ हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ रात का टाइम था और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर लोगों को मार रहे थे। तभी हम आसमान में उड़ते हुए एक ड्रैगन को देखते हैं। उस ड्रैगन के ऊपर एक बंदा खड़ा था और वो कहता है कि मैं बचपन से ही ताकतवर बनना चाहता था और आखिर में मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन भी गया और मैंने आयाकाशी जैसे बड़े मॉन्स्टर को अपने गुलाम बनाए। और ये कहकर वो कुछ टेलिस्मेंट को उन मॉन्स्टर के ऊपर गिराता है और नीचे जाने के बाद वो टेलिस्मेंट फट जाते हैं, जिससे वो सारे मॉन्स्टर वहीं मर जाते हैं। और वो कहता है कि ताकत पाने की जिद में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने इंपीरियल कोर्ट से दुश्मनी मोल ले ली और अब वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि रो रही होती है और वो उस लड़की से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोर्ट ने मुझे धोखा दिया है, मेरे फेवरेट स्टूडेंट से ही मुझे मरवा दिया। और वो अब एक टेलिस्मेंट निकालता है और वो कसम खाकर कहता है कि इस बार मैं अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार मैं बहुत अच्छा करूंगा अपने अगले जन्म में। और ये कहकर उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हमारा मेन कैरेक्टर शेखा को देखते हैं जिसके डैड एक जादू कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि शेखा के अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स है या फिर नहीं, और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि शेखा के अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी शेखा का बड़ा भाई जिसका नाम ग्लाय होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम तो एकदम यूजलेस निकले, तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी शेखा के डैड कहते हैं कि ये रस्म यहीं खत्म होती है, हमें पता चल गया कि शेखा के पास में कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी हमें एक कहानी बताई जाती है कि इस दुनिया में इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ में रहते हैं और जादू सच में होता है। और जिस घर में शेखा रहता है ये जादूगरों का बहुत ही अहम हिस्सा है और इसे लेम्प्रूज कबीले का घर कहते हैं। और शेखा का जन्म इस कबीले के तीसरे बेटे के रूप में हुआ है और शेखा को ये भी पता है कि उसकी माँ दासी थी और उनके पास में भी कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। और शेखा अपने मन को तसल्ली देते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे शरीर के अंदर जादू है या फिर नहीं, लेकिन एक रूहानी शक्ति जरूर होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम शेखा को देखते हैं जो कि कुछ पत्तियों को लेकर बाहर आया था और वो कहता है कि पेपर बहुत महंगे आते हैं, इसलिए मैं इन पत्तियों से ट्राई करूंगा। अब शेखा एक मंत्र पढ़ने लग जाता है और थोड़ी देर बाद उन पत्तों में से कुछ कौवे निकलते हैं तो कुछ चूहे। और शेखा कहता है अब मेरा लीफ शिकिगामी पूरा हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ग्लाय वहाँ पर आ जाता है और शेखा को डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो अपने पैर से कुछ मिट्टी शेखा पर गिरा देता है और शेखा का कॉलर पकड़ के उसे एक गुस्सा मारने ही वाला था, लेकिन तभी शेखा ने जो कौवे बनाए थे वो कौवे ग्लाय पर हमला कर देते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद उनका तीसरा भाई लुफ्ट वहाँ पर आ जाता है और वो ग्लाय से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ग्लाय कहता है कि मुझे थोड़ी सी चोट आई है और फिर लुफ्ट ग्लाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब शेखा सोचता है कि अजीब बात है, उन कौवों ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन में हम शेखा को देखते हैं जो कि आज पूरे 7 साल का हो चुका था और आज उसका जन्मदिन भी था, लेकिन वो एक दासी का बेटा है इसलिए उसका बर्थडे कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। और वो काफी दुखी होकर कहता है कि ज्यादातर लोग मुझे इसी दिन अकेला छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस तजुर्बे से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि शेखा खुद से ही कुछ कागज को बनाता है और अपने रूम में आने के बाद वो उन कागज से कुछ टेलिस्मेंट को बनाता है जिससे वो मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। अब थोड़ी देर बाद वो अपने जैकेट को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे अपना जैकेट कहीं भी नहीं मिलता। और तभी उसके दरवाजे पर एक दासी आती है जिसका नाम यीफा होता है और वो शेखा को अपना जैकेट दिखाती है और कहती है कि ये मुझे झाड़ियों में पड़ा मिला। अब शेखा उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी ग्लाय वहाँ पर आ जाता है और वो यीफा को डांटते हुए कहता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। तो यीफा उससे माफी मांगती है और ग्लाय शेखा को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम्हें कोई भी जादू नहीं आता और पढ़ाई की भी इतनी टेंशन नहीं होती। मुझे देख लो, मैं एक बहुत ही फेमस स्कूल में जाने वाला हूँ जिसका नाम लोडेनिया अकेडमी है और वहाँ पर
काफी सारे बड़े बड़े जादूगर जादू सीख कर आए हैं। मैं वहाँ बहुत जल्द जाने वाला हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अब ग्लाय और कुछ कहने ही वाला था, तभी उनके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो ग्लाय से कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, तो चलो मेरे पीछे आओ। अब वो तीनों वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी सेका अपने डैड से कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ, और सेका के डैड उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक दूसरी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर उन तीनों लड़कों के सामने अलग अलग टारगेट थे और उन टारगेट को अपनी मैजिकल पावर से टारगेट करना था। और सबसे पहले लुफ्ट अपने मैजिकल पावर से अपने टारगेट को हिट करता है और उसके डैड उसे शाबाशी देते हैं। अब अगली बारी ग्लाय की थी और ग्लाय भी अपने मैजिक से एक फायर बॉल निकालता है और अपने टारगेट पर हिट कर देता है। अब उसके डैड उसे भी शाबाशी देते हैं और ग्लाय सेका को ताना मारते हुए कहता है कि जरा तुम भी ट्राई करके देखो, मुझे पता है तुमसे ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। और तभी लुफ्ट ग्लाय के पास में आता है और वो कहता है कि तुम इसे चिढ़ाना बंद करो, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ग्लाय सेका को परेशान करता है। लेकिन सेका लुफ्ट से कहता है कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूंगा, और उसके बाद वो ग्लाय से वो छड़ी लेता है और एक मंत्र पढ़ने के बाद एक ब्लू कलर की फायर बॉल निकालता है, जिससे वो फायर करता है तो उस टारगेट के साथ साथ वो टेबल भी टूट जाता है। और ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब ग्लाय को काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है और वो कहता है कि एक ब्लू कलर की फायर बॉल ये हो ही नहीं सकता, शायद मेरा थोड़ा सा पावर उस छड़ी में रह गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। और तभी उनके डैड ग्लाय से कहते हैं कि कुछ लोग जादू के साथ पैदा नहीं होते, फिर भी वो लोग जादू कर सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनके जादू से अक्सर लोगों का कलर बदल जाता है। और तभी सेका अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हैं, तो उसके डैड मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो जादू के साथ पैदा होता है जादू उसी पर अच्छा लगता है, और वो कहते हैं कि तुम्हें जादू सीखने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक टीचर रखने वाला हूँ, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि काफी दिन गुजर चुके हैं और लुफ्ट और ग्लाय काफी दिनों से मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सेका अपने टेलिस्मेंट की मदद से उन दोनों की प्रैक्टिस को रोज देखता है और वो भी ट्राई करता है। और इस चीज के बारे में उसके डैड को भी पता था कि ये चोरी छिपे जादू सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहते। अब ऐसे ही दिन और महीने बीतते गए और सेका अब 11 साल का हो चुका है और वो अपनी पुरानी कहानी बताता है। वो बताता है कि मैंने पिछले जन्म में कई सारे अयाकाचिस को हराया है और उन्हें सील किया, अपने लिए लड़ने को उनको मजबूर कर दिया। सील किया मतलब दूसरे जहाज में भेज दिया, ये दूसरा जहाज दूसरी दुनिया जैसा ही है। और तभी सेका कहता है कि मैं उस जहाज का दरवाजा बना सकता हूँ, और शायद हो सकता है कि पहला अयाकाचिस मेरे लिए उतना खतरनाक नहीं होगा, तो मैं पहले एक अयाकाचिस को बुलाऊंगा और उसके बाद वो एक टेलिस्मेंट को फेंकता है, जिससे एक दरवाजा बन जाता है और उसके बाद उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम यूकी होता है। अब सेका उससे पूछता है कि तुम इतनी छोटी कैसे हो गई, तुम तो असल में एक औरत थी। अब यूकी सेका को हारुयोशी कहती है और उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं दूसरी दुनिया में आई हूँ, इसलिए शायद मेरी उम्र छोटी हो गई है। अब यूकी सेका से कहती है कि मैं यहाँ आ ही गई हूँ, तो अब तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी। लेकिन सेका कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम वापिस चली जाओ। लेकिन यूकी अपने शरीर को छोटे साइज में कर लेती है और वो कहती है कि मैं अपनी दूसरी दुनिया से बोर हो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम ग्लाय को देखते हैं जो कि ईफा को डांट रहा होता है, क्योंकि ईफा ने अभी पानी का जग गिरा दिया था। और ग्लाय ईफा से कहता है इस काम की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, तुम आज रात मेरे कमरे में आ जाना। और ये बात सेका पास ही खड़ा सुन रहा था और वो पास में जाकर कहता है कि जो कहना है जल्दी बोलो, मुझे ईफा से कुछ जरूरी काम है। और ये सुनकर ग्लाय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो सेका को एक पंच मारने ही वाला था, लेकिन सेका उस पंच से बच जाता है और ग्लाय शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अब सेका ईफा से कहता है कि तुम्हें उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक पेड़ के पास में होते हैं जहाँ उन्हें एक जानवर पड़ा हुआ दिखता है और ईफा उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। और तभी सेका कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है, और ईफा बताती है कि उसके ऊपर कौओं ने हमला किया है, क्या हम इसे बचा सकते हैं। तो सेका अपना एक टेलिस्मेंट बाहर निकालता है और वो उस मॉन्स्टर को ठीक कर देता है। और ये देखकर ईफा काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुम्हें हीलिंग मैजिक भी आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ईफा के मुंह से ये बात सुनकर सेका कहता है कि तुम भी तो स्पेशल हो, तुम वो चीजें देख सकती हो जो कोई नहीं देख सकता। अब ईफा काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है क्योंकि वो अपना राज इसे नहीं बताना चाहती। और तभी सेका कहता है कि मैंने कई बार तुम्हारी आंखों को स्पिरिट का पीछा करते हुए देखा है। तो ईफा कहती है कि क्या तुम भी उन्हें देख सकते हो। तो सेका
कहता है कि हाँ मैं उन्हें देख सकता हूँ, लेकिन तुम उनमें और भी कुछ देख सकती हो। और तभी यीफा शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारी बात ही अलग है सेका, तुमने मेरा सीक्रेट झट से पहचान लिया। मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मेरे मरने से पहले मैं ये बात किसी को ना बताऊं। और तभी वो कुछ एलिमेंटल को दिखाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी खोई हुई जैकेट नहीं मिलती अगर ये मेरी मदद ना करते तो। और तभी वो बताती है कि ये एलिमेंटल मैजिक के पास में होते हैं, लेकिन ये तुम्हारे पास में नहीं आ रहे, शायद ये तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। और तभी सेका कहता है कि क्या तुम इन्हें कंट्रोल कर सकती हो? तो यीफा कहती है कि मैंने एक बार इनको कंट्रोल किया था, ये मेरी बात नहीं मान रहे थे और मैं जोर से चिल्लाई तो इन्होंने मेरी बात को मान लिया। अब ये बात सुनकर सेका अपने मन में सोचता है कि वो उसकी बात सुनते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। पिछले जन्म में बागे किड्स लोमड़िया हिटोडोमो स्पिरिट को कमांड देती थी, मुझे लगा ये कैस्टर भी यही करेगा, तो मैं रिसर्च में डूब गया था, पर मुझसे ये हुआ नहीं। पर मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई मुझे मिलेगा जिसमें वो हुनर होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जल्दी मिल जाएगा। अब सेका यीफा से कहता है कि क्या तुम जादू करना चाहोगी? और तभी यीफा कहती है कि मैं जादू करना तो चाहती हूँ, लेकिन पता है मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बात सुनकर सेका अपने टेलिस्मेंट से एक एलिमेंट को बुलाता है। अब यीफा ये देखकर पूछती है कि आखिर ये क्या है? तो सेका कहता है कि ये एक एलिमेंटल है और ये तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब सेका यीफा से कहता है कि तुम इसे गायब करके दिखाओ, इसे तुम अपने विल्ड एलिमेंटल की तरह ही समझो। अब यीफा कोशिश करती है और प्यार से उस एलिमेंटल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और काफी देर कहने के बाद यीफा को गुस्सा आ जाता है तो वो जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे वो वहाँ से गायब हो जाता है। और अब सेका अपने मन में सोचता है कि ये अभी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन आगे जाकर ये पावरफुल बन सकती है। और अब सेका उससे कहता है कि बीच बीच में मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आता रहूंगा। और अब सेका यीफा को रोज ट्रेनिंग देता है। दिन महीनों बीतते गए और सेका अब 12 साल का हो चुका है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे बड़े भाइयों की तरह मुझे अपने जन्मदिन पर भी कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता। और वो सोचता है कि मेरे बर्थडे के दिन भी डैड मेरे पास में नहीं आए। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी पीछे से लुप्ट और ग्लाय आते हैं और उसे रोककर ग्लाय कहता है कि आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। तो सेका कहता है कि पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो ग्लाय कहता है कि तुम्हारी माँ दासी थी, इसीलिए तुम वारिस नहीं बन सकते और तुम्हारे पास जादू सीखने भर की भी जादुई शक्ति नहीं है, तो आर्मी में जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए आया हूँ। और तभी पीछे से लुप्ट आता है और ग्लाय से कहता है कि तुम ऐसा तो मत बोलो। और वो सेका से कहता है कि हमारा मास्टर हमें तलवारबाजी सिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी तलवारबाजी सीखो, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। अब उसकी बात खत्म ही होती है तभी 2 दासियां दौड़ती हुई उनके पास में आती है और वो कहती है कि शहर में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर घुस आया है और आपके डैड ने उस पर एक जादू करके उसे जंगल में भगा दिया है, लेकिन हमें लगता है वो यहाँ पर आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर उनके कबीले के बाहर आ जाता है और वो सभी लोग उसे खिड़की से देख लेते हैं। अब ग्लाय की फटके 64 हो जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। और लुप्ट कहता है कि तुम सभी लोग खिड़कियाँ बंद कर दो और कहीं जाकर छुप जाओ, लेकिन सेका उस मॉन्स्टर के पास दौड़ते हुए जाने लग जाता है। और तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके सामने ईफा और एक दासी और खड़ी थी और वो मॉन्स्टर उन्हें बस खाने ही वाला था। और तभी सेका देखता है कि हिटोडोमा ने उन दोनों को बचा लिया और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ यीफा ने ही किया है, क्योंकि हिटोडोमा खुद की मर्जी से नहीं चलता, उसे यीफा ने ही बुलाया होगा। और अब सेका उस मॉन्स्टर को अपने पास बुलाने लग जाता है और वो उस कबीले के एकदम सामने आ जाता है, जहाँ से कबीले के सारे लोग उसे देख सकते हैं। और सेका एक मैजिक करता है जिससे पॉइजन ओलिफ्लेम डालता है और वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। अब ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब वो सभी लोग सेका को चेयर करने लग जाते हैं, लेकिन इस बात का ग्लाय को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो टेबल के नीचे छुपा हुआ था और उसने कुछ भी नहीं देखा। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेका को देखते हैं, जिसके लिए आज खाने में बहुत कुछ बना था, क्योंकि उसके डैड आज उससे काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि सेका का वो कारनामा उसके डैड ने भी देख लिया था और आज उन्हें अपने बेटे पर बहुत ही गर्व होता है। अब उसके डैड सेका से कहते हैं कि आज जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और सेका कहता है कि जितना मुझसे हो पाया मैंने खुद से ही जादू की पढ़ाई की और जादू को सीख गया, पर लैम्प्रूज क्लैन का मेंबर होने के नाते मैं अपने इस टैलेंट को एम्पायर की मदद के लिए यूज करना चाहता हूँ। अगर
आपकी इजाजत हो तो मैं लोडनिया मैजिक एकेडमी में जाना चाहूंगा। और सेका के डैड इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन ग्लाय जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी सेका अपने डैड से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर ईफा को भी ले जा सकता हूँ। तो उसके डैड उसे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ईफा के अंदर भी कोई भी मैजिक नहीं है, तो तुम इसे ले जाकर क्या करोगे। और ईफा ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। अब सेका अपने डैड से कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। और वो ईफा को कहता है कि इस छड़ी की मदद से जितना बड़ा हो सके फायर ब्लास्ट करो। और ईफा भी अपनी पूरी कोशिश करती है, क्योंकि वो भी सेका के साथ में उस एकेडमी में जाना चाहती है। अब ईफा एक मंत्र पढ़ने के बाद एक बहुत ही बड़ा फायर ब्लास्ट करती है। और इसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं। और तभी ग्लाय कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मिड रैंक का जादू है। और अब सेका के डैड ईफा को उसके साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। और ये सुनकर ग्लाय भड़क जाता है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। लैम्प्रूज क्लैन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर के दो बेटे एक लाइन पर चले। आपको पता है कि मैं उस एकेडमी में जाने वाला हूँ, तो आप एक दासी के बेटे को एकेडमी में कैसे भेज सकते हैं। और तभी उनके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, इसीलिए मैं अपने दोनों बेटों को एकेडमी में नहीं भेजूंगा। मैं सिर्फ सेका को एकेडमी में भेजूंगा और तुम आर्मी की तैयारी करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया पर तुमने ये पूरा टाइम आवारागिरी में बिता दिया। अब डैड की ये बात सुनकर ग्लाय काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सेका से लड़ाई की बात करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ में फाइट करो और जो जीतेगा वो उस एकेडमी में जाएगा और हारने वाले बंदे को ये घर छोड़ के जाना होगा। और तभी उनके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें ये मंजूर है सेका। तो सेका कहता है कि मुझे मंजूर है। और उनके डैड कुछ रूल्स बताते हैं कि इस लड़ाई में कोई भी मिड रैंक का जादू यूज नहीं करेगा और असली हथियार भी यहाँ पर यूज नहीं होंगे। और उनके डैड कहते हैं कि चलो तय रहा, कल ये मुकाबला होगा और इस मुकाबले को जज मैं करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं जो कि कल की लड़ाई के लिए अपने लिए कुछ टेलिस्मेंट बना रहा था। और तभी यूकी कहती है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या तुम जीतने के लिए अपने भाई को मार दोगे। और सेका यूकी से कहता है कि ऐसा नहीं करूंगा। और तभी लुप्त सेका के कमरे में आ जाता है और लुप्त सेका से कहता है कि पता है अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आया था। और वो उसे अपना प्रेजेंट भी देता है और सेका उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक ग्लास पेन है। अब लुप्त कहता है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है और इसीलिए तुम्हारे पास में कोई भी पेन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और ये ग्लास पेन तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब लुप्त काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सेका से कहता है कि मुझे माफ कर देना सेका, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं तुमसे बात करूं तो कैसे। और आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम कितने बड़े और काबिल हो चुके हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और लुप्त कल की लड़ाई के बारे में बात करता है और वो कहता है कि कल तुम ग्लाय से थोड़ा सा नरमी से पेश आना, मुझे यकीन है कि वो अपना सबक सीख लेगा। और लुफ्ट सेका को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सेका अपने भाई के दिए पेन को निहार ही रहा था, तभी उसे खिड़की की तरफ कुछ दिखाई देता है और वो खिड़की में आता है तो उसे पता चलता है कि नीचे ग्लाय खड़ा है और वो उससे फाइट करना चाहता है, क्योंकि उसे अपने डैड के नियम पसंद नहीं आए और वो मैजिक के साथ ही सेका से फाइट करना चाहता है। और इस बात के लिए सेका भी मान जाता है और अब ग्लाय सेका के ऊपर फायर बॉल से हमला करता है, लेकिन सेका को कुछ भी नहीं होता और वो मिड रैंक के ऊपर के जादू को यूज करता है और उससे भी सेका को कुछ भी नहीं होता। अब ग्लाय सारे मैजिक को यूज कर चुका था, लेकिन उसे पता चल गया कि सेका को कुछ भी नहीं हो सकता और सेका अपना एक टेलिस्मेंट निकालता है और वो ग्लाय के ऊपर मैजिक कर देता है, जिससे ग्लाय का हाथ टूटने की हालत में हो जाता है और ग्लाय सेका से माफी मांगता है। और तभी हमें पता चलता है कि सेका इस मिशन के लिए पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है। और तभी सेका कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इस शहर में कौन कौन से मॉन्स्टर रहते हैं, इसीलिए मैंने बोन्स को बुलाकर न्यूट नाम के मॉन्स्टर को बुलाया, जिसे हराकर मैं सभी लोगों के सामने कूल बन गया और इसी तरह मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। और तभी यूकी कहती है कि इस काम को तुम आसानी से कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने इतना लंबा रास्ता क्यों चुना। तो सेका कहता है कि शायद तुम भूल चुकी हो, मैंने पिछले जन्म में काफी सारे खतरनाक काम किए, लेकिन इस बार मैं किसी को अपना पावर बताना नहीं चाहता और मैं बस चालाक बनना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम ईफा और सेका को देखते हैं, जो कि लोडेनिया एकेडमी में पढ़ने के लिए जाने ही वाले थे और उनके सामने लुफ्ट खड़ा हुआ था और वो कहता है कि डैड तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा है कि तुम खूब पढ़ाई करना। और ये कहने के बाद वो ईफा से कहता है कि तुम सेका का ख्याल रखना। और वो कहता है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है, सेका ने पढ़ाई करने के लिए कहा था क्या। और तभी सेका कहता है कि लोडेनिया एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा
और उसके लिए पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तभी लुफ्ट कहता है कि यहाँ से तुम्हें लोडोनिया पहुँचने में पूरे 7 दिन का समय लगेगा। तो सेगा कहता है कि इस बीच हम पढ़ाई करेंगे। और ये सुनकर ईफा काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब थोड़ी देर के बाद वो अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में चलते हुए सेगा ईफा को एक लॉकेट देता है और कहता है कि जरा इसे पहन कर देखो। और ईफा उसे पहनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं इसे कभी भी नहीं उतारूंगी। और तभी सेगा बताता है कि इस लॉकेट में वो सभी पत्थर हैं जो कि एलिमेंट को अपने पास बुलाते हैं। और तभी सेगा अपने मन में सोचता है कि ईफा का अगला मकसद होगा एलिमेंट जादू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और अगर ये मजबूत हो गई तो मेरा काम हो जाएगा। अब चलते हुए काफी देर हो चुकी थी और सेगा को अब घुटन होने लग जाती है क्योंकि उसे सफर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और शायद इसी वजह से वो बीमार होने ही वाला था। और तभी ईफा कहती है कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम सेगा के डैड को देखते हैं जो कि उसे ही याद कर रहे थे और उन्हें वो दिन याद आता है जब एक अनजान औरत सेगा को उसके हाथ में छोड़ गई। उसे लगा था कि ये उसके छोटे भाई गिलबर्ट का बेटा है, बिल्कुल ही अलग था। उसे एडवेंचर पसंद था। वो ग्रेजुएट होते ही एक एडवेंचरर बन गया और अचानक ही वो मॉन्स्टर के इलाके में पहुंच गया और वो गायब हो गया। और फिर वो सेगा के बारे में सोचते हैं कि सेगा की आंखें और बाल काले हैं और उसके डैड को लगता है कि शायद हो सकता है कि ये मेरे छोटे भाई गिलबर्ट और मॉन्स्टर का बच्चा है। पर साइका के अंदर बिल्कुल भी माना नहीं था और इसीलिए वो थोड़े से शांत हो गए। पर जैसे ही उन्होंने सेगा को ब्लू फायरबॉल यूज करते हुए देखा और उन्होंने उस मड मॉन्स्टर को करीब से देखा और अब उन्हें बहुत ही बुरा लगा था क्योंकि उन्होंने ग्लाय को अकेडमी में नहीं भेजा। और वो सोचते हैं कि अगर मैं साइका को मिलिट्री में भेज देता तो ये और भी खतरनाक हो जाता क्योंकि अब उसका माहौल ही तय करेगा कि वो डीमन किंग बनेगा या फिर हीरो। और उन्होंने एक बार गिलबर्ट से सुना था कि लोडोनिया अकेडमी एक बहुत ही अच्छी अकेडमी है और इसी भरोसे उन्होंने सेगा को अकेडमी में भेजा है। अब नेक्स्ट सीन में हम सेगा को देखते हैं जो कि अकेडमी में आ चुका है और वो ईफा से कहता है कि ये मेरा कमरा है, तुम्हारा कमरा आगे है। पर ईफा के मन में कुछ और ही चल रहा था और वो सेगा से कहती है कि रात में मैं यहाँ पर आ सकती हूँ, लेकिन साइका उसके इशारे समझ नहीं पाता और वो सोचता है कि शायद ये अपने रात के डिनर के लिए परेशान हो रही होगी। लेकिन सेगा उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी खाना खाने की हालत में नहीं था। और तभी ईफा उससे नाराज होकर बाहर चली जाती है। अब उसके जाते ही यूकी भड़क जाती है और वो कहती है कि एक नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वो उससे 100 गुना ताकतवर मालिक से प्यार की उम्मीद करे। लेकिन सेगा को यूकी की बातें भी समझ नहीं आती तो यूकी कहती है कि वो लड़की तुम्हें फंसाना चाहती है, लेकिन सेगा इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हें देखते हैं जहाँ उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले एक गोले पर हाथ रखना होता है और उससे उनके मैजिक पावर का पता चलता है। अब वहाँ पर खड़े सभी लोगों को पता चलता है कि सेगा एक बहुत ही बड़े खानदान से है और ईफा उसकी एक नौकरानी है, तो वो सभी लोग उससे पहले ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि सेगा बिना मैजिक पावर के मैजिक स्कूल में पढ़ने के लिए आया है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और तभी एक लड़की सभी को हटाते हुए वहाँ पर पहुँचती है और वो लड़की जैसे ही उस गोले पर हाथ रखती है वो गोला बहुत तेज चमकने लग जाता है। मतलब इस लड़की के पास में चारों मैजिकल पावर है जो कि बहुत ही रेयर होता है। और सेगा को उसे देखकर कुछ कुछ होने लग जाता है और वो अचानक से ही उस लड़की को थैंक यू बोल देता है। और इस बात पर वो लड़की भड़क जाती है क्योंकि वो दोनों आज पहली बार ही मिले हैं और वो लड़की सेगा को बुरा भला कहने लग जाती है। पर सेगा उसे देखता ही जा रहा था क्योंकि इस लड़की की शक्ल उसकी पिछली दुनिया वाली एक स्टूडेंट से मिलती थी जिसने सेगा को मारा था। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इन सभी बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम देने के बाद ईफा काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया और वो सेगा से कहती है कि मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। तो सेगा उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और तुम उसमें अच्छा करके दिखाना, शायद तुम पास हो जाओगी। अब नेक्स्ट सीन में उनका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है जहाँ उन सभी के सामने 6 टारगेट होते हैं और उन बच्चों को उन टारगेट पर निशाना लगाना है और जितने उनके पास में मैजिकल पावर्स है वो उतने टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे।
और तभी हम देखते हैं कि यहाँ के सारे बच्चों के पास में बस एक ही मैजिकल पावर थी। और तभी ईफा की बारी आती है जो कि अपने फायर एलिमेंट से अपने टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब ईफा ने विल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल किया तो उसने सेका को भी हैरान कर दिया। असल में ईफा सेका को सरप्राइज देना चाहती थी और वो कहती है कि अब मैं विल्ड एलिमेंट को भी यूज कर पा रही हूँ। और ये देखकर सेका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और अब बारी आती है सेका की, जिसका हर एक मैजिकल स्पेल लोगों को आंखें फाड़ने पर मजबूर कर रहा था। सेका ने वहाँ पर 3 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वो लाइट, डार्क और विल्ड एलिमेंट को छोड़ देता है क्योंकि अभी सेका उनको अच्छी तरह से जानता नहीं। और प्रैक्टिकल एग्जाम के टीचर काफी ज्यादा शौक में होते हैं क्योंकि पहले ऐसे स्टूडेंट कभी नहीं आए। और तभी अमू की बारी आती है जिसने 4 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन टीचर को लगता है कि ये लड़की उस कहानी वाली हीरो है। कहानियों के मुताबिक जब डीमन लॉर्ड फिर से रिवाइव होता है तब हीरो इंसानों की धरती पर वापस जन्म लेगी। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, जहां थर्ड नंबर पे सेका होता है और सेकंड नंबर पे ईफा, जो देख सेका भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फर्स्ट नंबर पे वो 4 एलिमेंट यूज करने वाली लड़की होती है जिसका नाम अमू है। और तभी हमें पता चलता है कि लड़कियों और लड़कों को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया है। और ये देखकर ईफा को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो सेका के साथ में रहना चाहती थी। और तभी सेका को पास में काफी सारे डार्क एलिमेंट्स दिखते हैं। वो पास में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक टेलीपोर्ट सर्कल बना हुआ है, मतलब इस अकेडमी पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। सेका चाहता है कि ईफा इस मैटर से दूर रहे, इसीलिए वो कहता है कि ये काम अकेडमी वाले संभाल लेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो कुछ टेलिस्मेन को वहाँ पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। अब अकेडमी के अंदर एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट होती है और अमू वहाँ पर स्पीच दे रही होती है। और तभी वहाँ पर मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। असल में वो मॉन्स्टर किसी को ढूंढ रहे थे और वहाँ के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और टीचर्स उन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए टीचर के जादू का उन पे कोई असर नहीं होता। अब वो मॉन्स्टर एक टीचर को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन सेका अपने टेलिस्मेन से उसे बचाने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन अमू उसे बचा लेती है। अब सेका को उन मॉन्स्टर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी लग रही थी, तो वो अपने शिकिगामी की मदद से देखता है तो उसे पता चलता है कि जहाँ पर वो सर्कल बना हुआ था वहाँ पर एक और मॉन्स्टर खड़ा था और वो इन मॉन्स्टर को कास्ट कर रहा था। और ईफा का ध्यान भटकते ही वो अपने टेलिस्मेन से वहाँ से गायब हो जाता है और एक पोयम गुनगुनाते हुए उस जंगल में वापस आ जाता है। वो मॉन्स्टर सेका को एक बच्चा समझकर उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, पर सेका वहाँ से नहीं जाता तो वो मॉन्स्टर अपने कुछ और मॉन्स्टर को बुला लेता है और वो सेका पर हमला कर देता है। और सेका अपने मैजिक का यूज करके एक मॉन्स्टर को वहीं कैद कर लेता है। और अब वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक से कुछ तलवारें निकालता है जिससे वो सेका को घायल कर देता है। और फिर वो मॉन्स्टर एकदम से सेका के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसका एक हाथ काट देता है और सेका उस मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब उस मॉन्स्टर को सेका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो उसे बता देता है कि वो यहाँ पर एक हीरो को ढूंढने के लिए आया है। और वो कहता है कि 12 साल पहले हुई भविष्यवाणी की तरह यहाँ पर एक हीरो को और ज्यादा शक्तिशाली होने से पहले मैं उसे मार दूंगा। और वो मॉन्स्टर अमू की बात कर रहा था और अब वो मॉन्स्टर तलवार में सेका के गर्दन फंसाकर उसे काट देता है और मॉन्स्टर को लगता है कि मैं जीत गया, लेकिन सेका उसकी तलवार के ऊपर पोयम गुनगुनाता नजर आता है। और सेका जो पोयम गा रहा है वो उसके पिछले दुनिया वाले मास्टर ने लिखी थी जिनको साइका ने खुद ही मारा था। अब वो मॉन्स्टर साइका को एक बार फिर मारता है, लेकिन फिर भी साइका को कुछ भी नहीं होता, वो किसी तरह बार बार रिवाइव हो रहा था। और अब सेका भी उसे पानी के भंवर में फंसा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर आ जाता है और साइका भी उस मॉन्स्टर पे अपना शिकिगामी छोड़ देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर एक बार टेलीपोर्ट होकर अपने हाथ को सेका के आर पार कर देता है। और यही उस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी भूल थी। सेका उसके हाथ को पकड़कर उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। और अब हमें पता चलता है कि साइका इतने वक्त से अपनी चोटों को टेलिस्मेन से रिप्लेस कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर एक बार आ जाता है और उसे लगता है कि साइका के वो पत्ते अब खत्म हो चुके हैं, तो सेका उसे सरप्राइज कर देता है और अपने शिकिगामी मिसूस को उसके सामने ले आता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने ऐसा ड्रैगन तो डीमन किंग के पास भी नहीं देखा। अब सेका अपने ड्रैगन मिसूजी को उसके ऊपर छोड़ देता है और वो ड्रैगन उस मॉन्स्टर को खा जाता है।
लेकिन मिसुजी वापस आने की जगह वो वहाँ से भागने लग जाता है और सेका को लगता है कि ये शायद मेरी वीक बॉडी की वजह से हो रहा है और जैसे तैसे वो मिसुजी को वापस भेज देता है। और तभी हमें युकी से पता चलता है कि साइका लड़ाई के दौरान 3-4 बार जानबूझकर मरा ताकि वो अपनी टेक्निक हितोगामा को टेस्ट कर सके। और जैसे ही सेका अकेडमी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन सारे मॉन्स्टर को अमू ने हरा दिया है। अब सेका फैसला करता है कि वो अमू से बात करने की कोशिश करेगा ताकि वो उसके पीछे रहकर अपनी ताकत को छुपा सके और आखिर में शायद अमू मारी भी जाएगी और इसका सेका को दुख भी होगा, लेकिन फिर भी वो उस चीज में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि सेका अमू से बात करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सेका जब भी अमू के पास में जाता है अमू उसे डांट देती है। साइका ने अपनी पिछली जिंदगी स्ट्रॉन्ग बनने में ही गुजार दी तो उसे पता भी नहीं कि आखिर दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। और अब उस हादसे को बीते हुए 1 महीना हो चुका है और अब वापस किसी मॉन्स्टर ने एकेडमी पर हमला नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन में सेका और ईफा कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ गिरने ही वाला था, लेकिन सेका अपने टेलिस्मेंट की मदद से ईफा और खुद को बचा लेता है और उनके टीचर बताते हैं कि ये गलती से मुझसे गिर गया है और ये कैटलिस्ट है, ये डीमन के खून से बना है और वो इसे अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं। अब क्लास में हमें पता चलता है कि अगले हफ्ते इस एकेडमी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो एग्जाम में टॉप करने वाले 2 लोगों को चुना जाता है जिसमें अमू और ईफा होते हैं और ये दोनों स्टूडेंट सेरेमनी में हिस्सा लेंगे और इन्हें न्यू स्टूडेंट के रोस्टर को लेकर एलियन फॉरेस्ट से होते हुए टेम्पल में रखना होगा। लोडेनिया वही फॉरेस्ट है जहाँ सेका की लड़ाई उस मॉन्स्टर से हुई। सेका को इस बात में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी लगती है। वो पूरी क्लास में खड़ा होकर ईफा को पीछे हटने के लिए बोलता है ताकि सेका खुद अमू के साथ उस फॉरेस्ट में जा सके और ईफा भी उसका कहना मान लेती है। और क्लास के बाहर सेका ईफा से माफी भी मांगता है और ईफा को ऐसा लगने लगा था कि शायद सेका अमू को पसंद करता है और सेका भी कह देता है कि मैं अमू को सिर्फ एक दोस्त बनाना चाहता हूँ क्योंकि अमू ताकतवर है। और इस बात पर ईफा कहती है कि मैं भी ताकतवर बन सकती हूँ और वो कहती है कि अब मैं थोड़ी बहुत पावर महसूस करती हूँ और मैं एलिमेंट को कंट्रोल भी कर सकती हूँ। और उसे समझाने के लिए सेका उसे एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करने के लिए कहता है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली हो और सारे लोग उससे डरते हैं। असल में वो लड़की अमू है। अब वो दिन भी आ जाता है जब अमू और सेका रोस्टर को लेकर उस जंगल में चले जाते हैं और रास्ते में अमू सेका से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो जबकि तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत नौकरानी है। और सेका उसे बताता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेका को अब समझ आ गया कि अमू को गंदी बातें करना पसंद है और ये सुनकर अमू शर्मा जाती है और उससे उसका सर दर्द होने लग जाता है। और सेका पास में देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर किसी ने सर्कल बनाया हुआ है जो अचानक ही उन दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। वो दोनों एक डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे जहाँ कुछ मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही अमू उनको खत्म कर देती है। लेकिन एक मॉन्स्टर उस अंधेरे में छुपा हुआ था तो वो एकदम से अमू के ऊपर हमला कर देता है और सेका अपने वुडन जेसू से उसके सर को कुचल देता है। और अब वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। डंजन में बहुत ही अंधेरा था तो साइका अपने टेलिस्मेंट की मदद से वहाँ रोशनी कर देता है और ये देखकर अमू इम्प्रेस हो जाती है। और सेका रास्ते भर टेलिस्मेंट को चिपकाते चल रहा था ताकि उसकी टेलिस्मेंट भी उसका पीछा कर सके। और तभी काफी सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ जाते हैं और अमू एक मॉन्स्टर का हाथ काट देती है, पर वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से अमू को बहुत दूर फेंक देता है और इसके बाद अमू वहाँ से उठ भी नहीं पा रही थी। और तभी साइका अपने वुडन जेसू से उन सभी मॉन्स्टर को मारने लग जाता है और अमू को प्रोटेक्ट करते हुए उसके पास पहुँच जाता है। और अब जैसे ही अमू बेहोश हो जाती है और तभी सेका अपने दूसरे मॉन्स्टर जायंट को बुला लेता है जो कि एक ही बार में उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। और जैसे ही अमू को होश आता है वो देखती है कि सेका ने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद थे उन सबको खत्म कर दिया है और सेका ने उसकी चोटों को भी सही कर दिया है। लेकिन अभी भी अमू के सर का दर्द ठीक नहीं हुआ था और सेका सोचता है कि जरूर किसी ने अमू को कर्ज कर लिया है। तो साइका वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिसके अंदर वो कर्ज काम नहीं करेगा। और तभी अमू बताती है कि उसका सर दर्द तब शुरू हुआ जब वो इस एकेडमी में पहली बार आई, लेकिन अमू को ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी ने कर्ज किया है क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। तो सेका उसे बताता है कि कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ खुद वो नहीं देख सकती और अमू
शर्माते हुए अपने शरीर को ढकने लग जाती है। और तभी सेका कहता है कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर अमू चाहती है कि सेका वो सब कुछ देखे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अब अमू साइका का मुंह दूसरी तरफ करा के अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन उन्हें फिर भी कोई निशान नहीं मिलता और वो पूरे वक्त बैरियर के अंदर भी नहीं रह सकते। तो सेका अमू के कर्ज को टेलिस्मेंट पर रिप्लेस कर देता है और सेका की ऐसी अलग अलग टेक्निक देखकर अमू भी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन ये बात छोड़कर अमू फिर से ईफा के बारे में बात करने लग जाती है और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने अभी तक किस नहीं किया हो। और सेका उसे फिर से समझाता है कि वो एक फैमिली की तरह है। अमू को फिर भी सेका की बातें एक मजाक लग रही थी, तो सेका उसे बता देता है कि वो एक नौकरानी का बेटा है, इसीलिए परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं है, बस इकलौती ईफा ही है जो उसे समझ सकती है। लेकिन सच तो ये है कि सेका इस बार किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और अमू भी कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह अकेले ही हूँ। अमू की माँ गिल्ड ओनर है और उसके फादर एक एडवेंचरर। अमू को बचपन से ही लड़ाई करना बहुत पसंद था, उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने मॉन्स्टर है या फिर ह्यूमन। वो बचपन से ही बिल्कुल अलग थी। एक एडवेंचर के दौरान उसकी पार्टी के सारे लोग मारे गए और अमू मुस्कुराते हुए बचे हुए लोगों को एक और एडवेंचर पर चलने की बात करती है। और वो एक वक्त था जब लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया और इसीलिए वो यहाँ पर आई है और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। और सेका कहता है कि तुम बोरिंग नहीं हो, तुम्हें गंदी बातें करना पसंद है। और ये सुनकर अमू उसके मुंह पर गुस्सा मार देती है। अब नेक्स्ट सीन में वो सारे मॉन्स्टर को मारते हुए डेंजन बॉस के रूम तक पहुँचते हैं, जो कि एक नागराज था। और वो दोनों जैसे ही अंदर कदम रखते हैं वो होश में आ जाता है। साइका उसके ऊपर लकड़ी से हमला करता है, जिसका असर उस पर नहीं होता, उल्टा वो उसके ऊपर एसिड का हमला कर देता है, जिससे साइका बाल बाल बचा था। और साइका उसके मुंह में एक रोड फंसा देता है और अमू अपनी तलवार को उसके सिर में घुसाकर उसे खत्म कर देती है। और उसके बाद वो अचानक ही सेका को गले लगा देती है, क्योंकि आज उसने पहली बार डेंजन बॉस को हराया था और वो आज बहुत ज्यादा खुश है। तो वो सेका से एक पार्टी बनाने के लिए कहती है। और अब थोड़ी ही देर में अमू को पता चलता है कि वो ज्यादा ही चिपकने लग गई और तभी उन्हें डंजन के अंदर एक मॉन्स्टर का हाथ पड़ा हुआ दिखता है, जिसके अंदर एक तलवार घुसी हुई थी। और सेका को वहाँ पर एक रिंग भी मिली थी और ये रिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। और अब अमू सेका से पूछती है कि अगर हम एक एडवेंचरर बने तो क्या तुम मेरे साथ एक और एडवेंचर पर चलोगे। और साइका भी जाने के लिए तैयार था। और अब थोड़ी देर बाद वो डंजन से बाहर निकलकर सारी बात अपने टीचर को बता देते हैं, लेकिन वो अमू के कर्ज की बात नहीं बताते। और उसके बाद वो कोडेल को उसकी अपनी चीज वापस करने के लिए जाता है, जो कि उसने उससे लिया था। असल में कोडेल वही था जिसने जंगल में वो मैजिक सर्कल बनाया था। और अब सेका उसे अपने असली रूप में आने के लिए कहता है, लेकिन वो सच में एक इंसान था जो डीमंस के लिए जासूसी का काम करता था। और अब वो सेका को खत्म करने ही वाला था, लेकिन सेका की वो बात उसे हैरान कर देती है कि वो कर्ज के बारे में भी जानता था, जो अमू को उस डीमन के खून से लगा था जब अमू ने उस मॉन्स्टर को एंट्रेंस सेरेमनी में मारा था। और वही लगाने का कोडेल ने उन पर भी ट्राई किया था। इस सब चीज का पता सेका को उसके ही मॉन्स्टर से लगता है, जिसे अब सेका मारकर और उसके खून से पूरी तरह नहा लेता है। कोडेल पूरी तरह डर चुका था कि इतना डीमन का खून कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन सेका इस कर्ज को उसके ऊपर ट्रांसफर कर लेता है, जिससे उसकी बहुत भयानक मौत होती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सेका को कोडेल का सच उसी बी से पता चला था, क्योंकि उसके कपड़ों पर वही फूल के निशान लगे हुए थे जो उस मैजिक सर्कल के पास में पाए जाते हैं। और वापस एकेडमी आने के बाद वो उस रिंग को ईफा को दे देता है। अब डेंजन वाले हादसे के बाद सेका को लगा था वो और अमू अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन अमू फिर उसे इग्नोर कर देती थी। लेकिन उसकी अच्छी दोस्ती ईफा के साथ हो गई थी। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि उस कोडेल वाले हादसे को पूरा 1 साल बीत चुका है और अभी तक कोई भी मॉन्स्टर वापस नहीं आया। और तभी नेक्स्ट सीन में एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो कि सेका और ईफा को बुलाते हैं। और अमू को लगता है कि प्रिंसिपल शायद इन्हें इस एकेडमी से बाहर भेज रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ईफा और सेका प्रिंसिपल के पास में पहुँचते हैं। और वो दोनों काफी ज्यादा खुशकिस्मत थे, जो कि वो इस एकेडमी के प्रिंसिपल से मिल पाए
पाए क्योंकि ज्यादातर काम वो इस प्रिंसिपल ही हैंडल करते हैं और अभी तक किसी बच्चे ने इनके प्रिंसिपल को नहीं देखा। और जैसे ही सेका अपने प्रिंसिपल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उनकी प्रिंसिपल एक डेनी ह्यूमन है, यानी वो एक डीमन है। और उनकी प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को जानती हूँ, तुम्हारे फादर को नहीं, तुम्हारे फादर के भाई को। लेकिन सेका को ये भी नहीं पता था कि उसके डैड के कोई भाई भी है। और वो प्रिंसिपल चाहती है कि सेका और इफा इस एकेडमी में होने वाले एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड आए हैं। और इस टूर्नामेंट में एक और लड़की हिस्सा लेने वाली है और ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले इन्हें छिपकर देख रही थी। और इस लड़की का नाम मेबल क्रेन है। लेकिन ये उन दोनों की चॉइस है कि उन दोनों में से कौन इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। और जब अमू को इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि मैं तो फर्स्ट आई थी, लेकिन फिर भी मुझे इस टूर्नामेंट के बारे में पूछा भी नहीं। और ये एकेडमी पहली बार ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है क्योंकि शायद इस टूर्नामेंट में मैजिक अलाउ कर दिया है। और अमू काफी ज्यादा सोचने लग जाती है कि आखिर प्रिंसिपल ने सेका को ही क्यों चुना। और तभी सेका कहता है कि मुझे प्रिंसिपल ने बताया था वो किसी खास वजह से मुझे भेज रही है। और ये सुनकर अमू और ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि सेका से लाख गुना वो तलवारबाजी और मैजिक में अच्छी है। और अब सेका टूर्नामेंट के प्राइज पूल की बात बताता है। जीतने वाले को तोले के भाव में पैसा मिलेगा और इसी के साथ रॉयल गार्ड को ज्वाइन करने का मौका भी मिलेगा। और अब अमू बातें बनाने लग जाती है और वो कहती है वो लड़की मेबल वो जरूर किसी नोबल परिवार से है और वो रिश्वत देकर ये टूर्नामेंट करने के लिए आई है। और इस बात को मेबल सुन लेती है और मेबल अमू के मुंह पर बात कह देती है कि तुम कमजोर हो इसीलिए तुम्हें नहीं चुना गया। और अमू मुस्कुराते हुए उसे सोल बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। और साइका को भी ये बैटल देखनी थी क्योंकि वो चाहता था कि अमू की भी प्रैक्टिस हो। अब मैच शुरू होते ही अमू उसके ऊपर टूट पड़ती है जिसको मेबल ब्लॉक करके उसको पीछे धक्का दे देती है। और आखिर में वो अमू की तलवार को मोड़कर अपनी तलवार उसके पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और अमू मेबल से कहती है कि तुम मैजिक यूज कर रही थी, जो कि साइका ने भी नोटिस किया था। वो लड़ाई में डार्क मैजिक का यूज कर रही थी। और अब मेबल अमू की इंसल्ट कर देती है और सेका को भी इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने को कहती है अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो। और सेका कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा और मेबल भी वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं जो कि मेबल के साथ में टूर्नामेंट के लिए जा रहा होता है और उसके साथ इफा और अमू भी जबरदस्ती आ गए हैं। और अमू ने तो एकेडमी से परमिशन भी नहीं ली थी। अमू मेबल की फाइट देखने के लिए जा रही थी और ये सब सुनकर अमू का दिमाग खराब हो रहा था। और अमू कहती है कि तुम्हें अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सब कुछ स्किल मैटर करता है। और वैसे भी मैं तुम्हारी ही एज की हूँ, भले ही मैंने एकेडमी में एडमिशन लेट लिया है, लेकिन ईफा बताती है कि वो उन सब में 1 साल बड़ी है। और अब जाके अमू को पता चला कि उसके इतने बड़े होने का राज क्या है। मेबल को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उनकी हरकतें एकदम बच्चों जैसी है। और तभी सेका कहता है कि हम बच्चे ही तो है। और आगे वो कुछ बोलने ही वाला था लेकिन वो चुप हो जाता है क्योंकि मेबल सही तो कह रही है। और अब थोड़ी देर बाद वो लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं जहां सफर के दौरान सेका को फिर से घबराहट होने लग जाती है। और सेका वहां पहुंचने के बाद भी खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहा था। और इसी बात को लेकर इपा और अमू उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन सेका उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे फाइटिंग शेड्यूल देखना है। लेकिन मेबल उन्हें पहले ही यहाँ छोड़कर जा चुकी है। और अमू सेका को फिर से एक बग्गी बुक करने के लिए कहती है क्योंकि बैटलफील्ड यहाँ से अभी दूर है। और बग्गी का नाम सुनकर सेका फिर से घबराने लग जाता है। अब बैटिंग फील्ड में पहुंचकर वो फाइटिंग शेड्यूल को देखते हैं जिसके मुताबिक सेका और मेबल सारे मैच जीतते हैं तो उन दोनों का सामना सेमीफाइनल में होगा। और अब सेका आराम करने के लिए जा रहा था और इफा भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन सेका उसे मना कर देता है और उन्हें सिटी को एक्सप्लोर करने को कहता है। वैसे साइका ने आराम करने की बात झूठ गई थी, वो अपने टेलिस्मेंट से रिसर्च करने वाला था कि आखिर एकेडमी ने उसे क्यों भेजा है। और थोड़ी देर के बाद वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें अपोनेंट की हार तब हो जाएगी जब सामने वाला रिंग से बाहर या वो खुद हार मान ले। यहाँ सभी को एक एलिमेंट दिया गया है और ये सामने वालों के हमलों को मेजर करेगा और इसके ओवरलोड होते ही सामने वाले की जीत मान ली जाएगी। अब साइका का पहला मैच ही एक घमंडी बच्चे से था और वो बच्चा शुरू में ही साइका पर जानलेवा हमला कर देता है जिसको साइका टेलिस्मेंट से डॉज कर लेता है और मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और किसी को पता ही नहीं चला कि ये मैच कब शुरू हुआ क्योंकि सेका ने यहाँ टेलिस्मेंट का यूज किया था। और उसके बाद वो शिकिगामी की मदद से वो अमू और इफा को ढूंढकर उनके पास बैठ जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।
एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है अब अगला मैच ग्रेट वाटर यूजर बेलम और डरावने कायल के बीच में था। बेलम उसके सामने अपनी बॉडी का काबू खो देता है और कायल बिना किसी झिझक के उसे वहीं खत्म कर देता है और ये करते हुए उसकी बॉडी एक बार भी डगमगाई नहीं थी और लोगों ने भी उसे इस तरह एंजॉय किया। शायद इस दुनिया में किसी की मौत की कोई कीमत नहीं। कायल के पास बियर एवीआई है, जो भी उसकी आंखों की चपेट में आता है वो डर से वहीं जम जाता है। और अब अगला मैच साइका और एक गोलम यूजर के बीच में था। उसने अपने गोलम को एंटी मैजिक प्रोटेक्ट बनाया था, पर साइका अपनी शिकिगामी तमायाकी को बुलाता है और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और शेका वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो वहाँ से इसीलिए चला गया क्योंकि इस मैच में शिकिगामी यूज करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और अगर साइका यहाँ पकड़ा जाता तो उसे इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता। और तभी कायल की ये फाइट देखते दौरान ईफा काफी ज्यादा डर जाती है और वो नहीं चाहती कि शेका आगे और फाइट करे, पर शेका ईफा को दिलासा देता है कि वो वन पीस में ही वापस आ जाएगा। और तभी अमू उससे पूछती है कि अगर तुम टूर्नामेंट जीत गए तो क्या तुम रॉयल गार्ड को ज्वाइन करोगे, तो शेका उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे इस सवाल की वजह क्या है। तो अमू उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती और वो शर्माने लग जाती है। असल में ये दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और ये नहीं चाहते कि शेका यहाँ पर और ज्यादा फाइट करे, लेकिन साइका के लिए यहाँ सरवाइव करना एक पप्पी के साथ खेलने जैसा है। और तभी इस टूर्नामेंट का अगला मैच स्टार्ट होता है जो कि मेबल का होता है और मेबल भी शेका की तरह काफी सारे मैच जीत कर आई थी और उसका ये मैच एक पावरफुल अर्थ मैच के साथ में था। और मैच स्टार्ट होते ही उसका अपोनेंट उस पर पत्थरों से हमला करता है, लेकिन मेबल उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अब मेबल अपनी छोटी सुइयां निकालती है और ये सब देखकर वो जादूगर उसके सामने एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बना देता है, लेकिन मेबल की सुइयां उस पत्थर की दीवार को तोड़ देती है। असल में यहाँ पर मेबल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही है और वो ऐसा तब करती है जब वो अपनी सुइयां फेंकती है जिससे वो सुइयां भारी होकर बहुत ताकतवर हो जाए। और अब नेक्स्ट सीन में वो उस जादूगर की छड़ी को तोड़कर उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन जब टूर्नामेंट में मेबल की जीत को घोषित किया जा रहा था तब उसे हीरो बताया जा रहा था और ईफा और अमू ये देखकर हैरान हो जाते हैं और शेका भी नहीं जानता था कि मेबल को सेकंड हीरो कहा जाता है क्योंकि मेबल भी वही वेपन यूज करती है जो कि हीरो यूज करती थी। अब रात का समय हो चुका था और एक लड़का अपने कबूतर से किसी को कुछ मैसेज भेजने ही वाला था, लेकिन शेका अपने शिकिगामी की मदद से उस कबूतर को पकड़ लेता है और साइका को शक है कि ये डीमन का जासूस है, पर वो लड़का अनजान बनकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कदम आगे जाते ही वो साइका पर हमला करने के लिए वापस आता है, पर शेका अपने टेलिस्मेन की मदद से उसे पकड़ लेता है और अब वो उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और शेका भी उससे ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता, वो अपने शिकिगामी सातोरी को बुलाता है जो किसी का भी मन पढ़ सकता है। और तभी शेका को पता चलता है कि इसको किसी फेल नाम के बंदे ने भेजा है ताकि वो मेबल क्रेन यानी हीरो पर नजर रख सके। उन्हें लगता है कि मेबल वही भविष्यवाणी वाली हीरो है क्योंकि वो एक लड़की है और उसके बाल भी लाल है, पर उनका यकीन इतना पक्का इसीलिए है क्योंकि उनके भेजे हुए डीमन और मॉन्स्टर उस अकेडमी से ही गायब हो गए। अब सातोरी का इतना अच्छा इस्तेमाल देखकर उसे एक गिफ्ट देता है, वो उसे उस आदमी को खाने के लिए कहता है और वो उसे खाने के बाद शेका का मन ही पड़ने लग जाता है। और ये देखकर साइका को अपने ही शिकिगामी पर गुस्सा आ जाता है। उसकी शिकिगामी सातोरी को भी बहुत डर लगता है और वो चुपचाप वापस वहाँ से चला जाता है। अब शिकिगामी के जाते ही शेका उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसीलिए शेका उसे नहीं पढ़ पाता, तो वो उसे जला देता है। और वैसे भी वो अकेडमी वालों का प्लान पहले ही समझ चुका है। वो मेबल को सबके सामने हीरो दिखाना चाहते हैं ताकि वो असली हीरो को डीमन से छुपा सके। और वैसे भी शेका ने डीमन और जासूस को मार दिया था और इसीलिए डीमंस को असली हीरो का पता ही नहीं है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर मेबल इस सब में राजी क्यों है। शेका का अगला अपोनेंट नेक्रोमैनर यूजर है और शेका उसे एक ही बार में हरा देता है और मेबल भी अपना अगला मैच जीत चुकी थी। और अब सेमीफाइनल में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और मेबल फिर से शेका को धमकाती है और कहती है कि तुम अपना नाम वापस ले लो वरना मैं तुम्हें इस मैच में मार दूंगी। और तभी शेका कहता है कि इन लोगों ने टिकट के पैसे दिए हैं, अगर मैंने हार मान ली तो वो नाराज हो जाएंगे। और अगले सीन में यहाँ राइनस और काइल का मैच स्टार्ट होने वाला था। राइनस उन खास लोगों में आता है जिनमें ये चारों एलिमेंट है और जैसे ही मैच शुरू होता है हमें पता चलता है कि राइनस के पास
लाइट एलिमेंट भी है जिससे वो अपनी बॉडी को पूरी तरह कवर कर सकता है और इसी वजह से कायल की आंखों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। पर कायल के कदम अब भी नहीं रुकते और वो कायल के ऊपर हर तरह के मैजिक का यूज करता है, लेकिन कायल को कुछ भी नहीं होता। असल में यहाँ पर कायल ने अपनी बॉडी को ग्रेविटी मैजिक से कवर कर लिया है और इसीलिए उस पर कोई भी हमले का असर नहीं हो रहा। और अब राइनस परेशान होकर अपनी तलवार से हमला करने के लिए जाता है, पर कायल उसकी शैडो को पकड़ लेता है जिससे वो एक ही जगह पर थम जाता है और कायल बस उसे मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जज उसकी जीत को घोषित कर देते हैं और इसी तरह राइनस की जान बच जाती है। और अब हमें पता चलता है कि कल आखिरी मैच है, वो भी मेबल और सेका के बीच में। और तभी यूकी सेका से पूछती है कि तुम कल के मैच को हारोगे या फिर जीतोगे, तो सेका उसे बिना जवाब दिए ही सोने की कोशिश करता है, तो यूकी उससे चिपक जाती है। और तभी सेका को अपने शिकिगामी से पता चलता है कि ऊपर से हमला होने वाला है, तो वो यूकी को लेकर तुरंत साइड पर हट जाता है। वो हमला मेबल ने किया था क्योंकि वो सेका को मारने के लिए आई थी और वो दोनों लड़ते हुए खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। वो सेका पर अपने डिगर से जानलेवा हमला करता है, लेकिन सेका अपने टेलिस्मेन की मदद से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सेका को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीछे नहीं हटने वाला था, लेकिन तभी एक शराबी अंकल उनके बीच में आ जाते हैं और मेबल उन अंकल पर भी हमला कर देती है और सेका का ध्यान भटकते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन सेका उसे फिर एक बार पकड़ लेता है, पर वो उसे मारने के लिए नहीं आया था, वो बस उससे थोड़ी बातें करना चाहता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो सेका को मारने के लिए नहीं आई थी, बस वो सेका को घायल करना चाहती थी जिससे वो कल के टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले पाए, क्योंकि कोई रीजन है कि उसे कल का मैच जीतना ही होगा और इसके लिए वो सेका की जान भी ले सकती है। और एक बार फिर वो सेका को पीछे हटने के लिए कहती है, पर सेका उसे सब बता देता है कि असली हीरो कौन है। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुमने मुझे ये सच बता दिया तो मैं कल पीछे हट जाऊंगा। और वो बताती है कि उसकी तकदीर में कायल के हाथों मरना लिखा है, ताकि डीमंस को लगे कि हीरो का खात्मा हो चुका है। और फिर ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।